वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास में प्रश्न संख्या 66 से लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन संख्या 65 तक कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर है, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन संख्या 66 कहाँ क्या है। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित का सही मिलान करें, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। देखिए जब कभी भी मैच करने का क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, आपको भले ही सभी ना याद हो फिर भी आप मैच आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ उन चीजों को देखने हैं जिसका उत्तर आपको एकदम सही से पता है। इसके बाद क्या होगा कि आपके कुछ विकल्प एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बचेंगे आप उनको आसानी से सेट कर लेंगे। जैसे इमेजिन करिए कि इसमें हमें सिर्फ मतलब एक दो का पता है, मान लीजिए गदर का पता है। देखिए अगर गदर की बात करेंगे, गदर पार्टी एक क्रांतिकारी समूह था, है ना, जिसे सैन फ्रांसिस्को से संचालित किया जाता था, या ये समझिएगा कि इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। तो देखिए यहाँ पे गदर पार्टी का संबंध हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को से, है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही 4 का आपने मिलान सी के साथ किया तो 4 को सी के साथ मिलाते ही विकल्प संख्या सी और विकल्प नंबर डी ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यूनाइटेड इंडिया हाउस की अगर बात करेंगे तो यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में मतलब इसका मुख्यालय था, यहाँ से संचालित किया जाता था। तो आपका 3 के साथ मिलेगा बी, और जैसे 3 के साथ बी मिलाएंगे तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपको ये दोनों नहीं भी, मान लीजिए ये दोनों नहीं पता होता, आपको और कोई दूसरा पता होता, जैसे इंडिया हाउस की बात करेंगे तो इंडिया हाउस को लंदन से संचालित किया जाता था, या फिर ऐसे समझिए इसका मुख्यालय लंदन में था, है ना। स्वदेश सेवक होम की बात करेंगे ये वैंकूवर में था। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सेट कर लेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा मतलब आज की क्लास का दूसरा प्रश्न। इसमें दिया है निम्नलिखित क्रोनोलॉजिकल रूप से व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब इसमें कालक्रम के आधार से व्यवस्थित करने कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें दिया है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित, है ना, मतलब कब पास किया गया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद है कर्नल वैली की हत्या, है ना, एसोसिएशन ऑफ कर्नल वैली। इसके बाद आगे देखिए क्या है, करजन है, माफ कीजिएगा। आगे है बुराहा डकैती, है ना। नेक्स्ट है इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन। तो यहाँ पर 4 चीजें अब आपको बताना है कि इसमें कालक्रम के आधार पर कौन सी घटना सबसे पहले हुई है और कौन सी घटना सबसे बाद में हुई है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग घटना की बात करेंगे तो सबसे पहले ना जो यहाँ पर इसमें अगर हम लोग देखेंगे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1915 में। इसको पारित करने का मुख्य उद्देश्य ये था, जो गदर करने वाले लोग थे, मतलब जिन्हें गदरिया कहा जाता था या गदरियों कहा जाता था, उनसे निपटने के लिए इसे पारित किया गया था। अब करजन वैली की हत्या की अगर बात करेंगे तो करजन वैली की हत्या 1909 में की गई थी, है ना। तो देखिए ये दूसरा हो गया, करजन वैली की हत्या 1909 में किया गया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो बुराहा डकैती है ना, ये बुराहा डकैती की घटना 1908 में चल रही थी, है ना, 1908 चल रहा था। इसके बाद अगर बात करेंगे इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन, तो ये 1905 ईस्वी में किया गया था। तो देखिए यहाँ पे सबका कालक्रम आपको मिल गया, है ना। सबसे पहले 1905, फिर 1908, फिर 1909 और 1915, 4 3 2 1। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए प्रश्न संख्या 68 में क्या क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या है इसमें, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इसके आधार पे जो क्वेश्चन आएगा उसका मतलब जो पूछा जाएगा उसका सही उत्तर बताना है। वे 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909। तो पहला पॉइंट ये दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1909 में थे। आगे दिया दूसरा, उन्होंने 1916 में लखनऊ समझौते के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का विरोध किया, है ना। ही अपोज्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स अंडर द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। मतलब जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडलों इसका विरोध किया गया था। वे गंगा महासभा के संस्थापक थे, है ना। ही वाज द फाउंडर ऑफ द गंगा महासभा। तो देखिए किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है और उसी एक व्यक्ति ने इन तीनों काम को किया था। तो ये काम करने वाले कौन थे, मदन मोहन मालवीय, या फिर आप मदन मोहन मालवीय भी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए आप चाहे जहां से पकड़ सकते हैं, चाहे तो गंगा महासभा के संस्थापक इससे समझ सकते हैं, चाहे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1909 में, इससे पकड़ सकते हैं, चाहे तो लखनऊ समझौते की बात है आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। किसी भी एक फैक्ट से आप पकड़ेंगे जो आपका सही उत्तर होगा आसानी से मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, देखिए
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए जिसके बारे में आपको विचार करना है और कौन सा उत्तर सही आपको बताना है। युगांतर आश्रम गदर पार्टी का मुख्यालय था। युगांतर आश्रम वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ गदर पार्टी। मतलब गदर पार्टी की बात करेंगे तो इसका जो हेड क्वार्टर था युगांतर आश्रम था। आगे रास बिहारी बोस और सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी से जुड़े थे। देखिए, रास बिहारी बोस एंड सोहन सिंह भाकना वाज एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो देखिए यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही। तो देखिए ये दोनों कथन सही है ना। यहाँ पर आप देखेंगे जो युगांतर आश्रम में गदर पार्टी का मुख्यालय था। फिर आप बोलेंगे अभी आपने पहले क्वेश्चन में बोला कि सैन फ्रांसिस्को था, सैन फ्रांसिस्को से उसे संचालित किया जाता था। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे अगर जैसे अगर गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जाएगा तो युगांतर आश्रम बोलेंगे, बाकी संचालित सैन फ्रांसिस्को से किया जाता था। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 70 है ना। 70 नंबर में दिया है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी में राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसमें देखिए क्या बताना है आपको, सही बताना है कि गलत बताना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है ना। सेलेक्ट द करेक्ट विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब आपको ये बताना है ना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो ये चीज जरूर पढ़ लिया कीजिए कि पूछा क्या जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है। अगर गलत पूछा जाएगा तो आपका आंसर बदल जाएगा, सही पूछा जाएगा तो भी बदल जाएगा। अब आपको ये बताना है ना कि कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, युद्ध में केवल नरमपंथियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ओनली है ना। मॉडरेट्स सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द वॉर। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ नरमपंथियों ने साथ दिया था, तो ये फैक्ट गलत है। देखिए ये यहाँ पर गलत है, लेकिन आपसे पूछा कौन कौन सा गलत है, तो इसका मतलब ये आपके उत्तर में जाएगा, है ना। इसके बाद आगे है क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर युद्ध छेड़ने के अवसर का उपयोग करने की कोशिश की, है ना। मतलब जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया कि ट्राइज टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज अ वार ऑन ब्रिटिश। उन्होंने ऐसा उस समय नहीं किया था। फिर आगे है खुदीराम बोस कोमागाटा मारू में शामिल होने के कारण फांसी दी गई। तो खुदीराम बोस को इसके लिए फांसी नहीं दिया गया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक अंग्रेज जज के ऊपर, किंग्सफोर्ड उनका नाम था, उनके ऊपर बम फेंका था, है ना। उनकी गाड़ी पर बम फेंका था और संयोग ये था कि गाड़ी में वो थे नहीं, इसके कारण उन्हें फांसी दिया गया था। इसके कोमागाटा मारू में शामिल होने के लिए फांसी नहीं दिया गया था। तो ये भी फैक्ट गलत है। गलत है मतलब ये भी इसका उत्तर बनेगा। तो जो उत्तर बनेगा इसमें पहला और तीसरा आएगा। तो पहला और तीसरा सिर्फ विकल्प सी में दिख रहा है ना। रुके इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला और तीसरा विकल्प सी में दिख रहा है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 71। 71 में क्या दिया? इसमें दिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपको ये बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें अगर हम लोग देखेंगे अब इसमें आपको याद रखना है कि एक एक घटने का क्रम, है ना। अब इसमें जैसे देखिए अगर हम लोग बात करेंगे लखनऊ संधि कोमागाता मारू घटना, है ना। अगर ये दोनों आपको नहीं भी पता है तो आप इन दोनों को देखिए। अगर जलियांवाला बाग की बात करेंगे तो ये अप्रैल 1919 में हुआ था, है ना। अप्रैल 1919 ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का समय काल है या फिर तिथि है, मतलब 13 अप्रैल 1919 था। अगर बात करेंगे रोलेट एक्ट की तो ये फरवरी 1919 में पारित किया गया था। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक रोलेट एक्ट है ये फरवरी में है और ये अप्रैल में। तो इसमें अगर पहले कौन है, पहले जो है रोलेट एक्ट है, सॉरी हाँ रोलेट एक्ट है। तो यहाँ पर अगर आपका जो विकल्प होगा इसमें 4 पहले आएगा और 3 इसके बाद में आएगा। तो 4 पहले आएगा 3 इसके बाद में आएगा। तो इसका मतलब देखिए विकल्प आपका एक विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, विकल्प ए, है ना। इसके बाद बाकी ये 3 अभी फाइट में है, देखते हैं फिर क्या है। देखिए ऐसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जो विकल्प डी है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में बहुत कम समय है। तो यहाँ पे डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब या तो आपका उत्तर बी होगा या तो उत्तर सी होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लखनऊ संधि। तो लखनऊ संधि 1916 में किया गया था, है ना। लखनऊ संधि ये 1916 में किया गया था। इसके बाद अगर और भी बात करेंगे यहाँ पे देखिए क्या है कि ये दिया है कोमागाता मारू घटना। तो ये 1914 की बात है, 1914 की बात है। तो यहाँ पे पूरा पैटर्न क्लियर हो गया। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 3 आएगा। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया? यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन संख्या 72 है। 1916 में कांग्रेस में चरमपंथियों की वापसी में निम्नलिखित में से कौन से कारक सहायक थे? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर हेल्पफुल इन द रिटर्न ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस इन 1916, है ना। मतलब 1916 में क्या था कि जो चरमपंथी थे कांग्रेस में वापस आ जाते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर इसमें शामिल होते हैं आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर सही उत्तर बताना है। देखिए देखते हैं क्या है। एनी बेसेंट के प्रयास, एफर्ट्स ऑफ एनी बेसेंट, ये कारण था, बिल्कुल सही है ना। तिलक द्वारा किया गया प्रयास, तो तिलक ने भी प्रयास किया था, ये भी कारण है। फिर आगे सूरत के विभाजन के बाद कांग्रेस में निष्क्रियता, इन एक्टिविटी इन कांग्रेस आफ्टर सूरत
स्प्लिट, मतलब सूरत जब स्प्लिट हो गया तो उसमें कांग्रेस इनएक्टिव हो गया, तो ये भी एक प्रमुख कारण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 विकल्प तीनों, मतलब डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 73 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया? 73 नंबर में ये दिया गया कि तिलक के होम रूल लीग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तिलक्स होम रूल लीग मूवमेंट। देखिए, अगर होम रूल लीग की बात करेंगे तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों का नाम जुड़ा हुआ आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब पहले की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया? देखिए, पहला स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया तिलक की लीग ने स्वराज की मांग की थी लेकिन भाषाई राज्यों के गठन के खिलाफ थी। देखिए, तिलक्स लीग डिमांडेड स्वराज बट अगेंस्ट फॉर्मेशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट्स। तो ये गलत है, तिलक ने भाषाई राज की मांग भी की थी और इन्होंने मतलब लीग में स्वराज की भी मांग किया था। तिलक की लीग पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी। तिलक्स लीग वाज रेस्ट्रिक्टेड टू वेस्टर्न इंडिया, ये सही है। देखिए, ये पश्चिमी भारत तक ही सीमित था। फिर आगे गांधी जी तिलक के होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हुए थे, है ना। गांधी जी ज्वाइंट द तिलक होम रूल लीग मूवमेंट, तो गांधी जी इनके मूवमेंट को शामिल नहीं किए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से सिर्फ दूसरा सही होगा, तो दूसरा केवल मतलब 2 ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 74 में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से तिलक और बेसेंट होम रूल लीग के बीच अंतर है। आपको ये बताना है कि तिलक और होम रूल कि तिलक का जो होम रूल लीग है और बेसेंट का जो होम रूल लीग है, इसमें क्या प्रमुख अंतर है, आपको ये बताना है। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है तिलक के आने से पहले बेसेंट की होम रूल लीग की शुरू की गई थी, मतलब बेसेंट्स होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बिफोर तिलक। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो बेसेंट ने अपना होम रूल लीग स्टार्ट किया था ये तिलक से पहले ही किया था। तो ऐसा नहीं दोस्तों, देखिए होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी, मतलब होम रूल लीग 1916 में आया था। लेकिन जो बेसेंट ने अपना लीग स्टार्ट किया था वो सितंबर के महीने में किया था और तिलक ने अप्रैल के महीने में किया था। मतलब अगर तिलक की बात करेंगे तो इन्होंने अप्रैल में किया था, है ना, और इसके बाद बेसेंट की बात करेंगे तो इन्होंने सितंबर में किया था। तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि बेसेंट का पहले नहीं था, पहले तिलक का था, तो ये गलत हो गया। फिर आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया, तिलक का होम रूल लीग बेसेंट की तुलना में अधिक व्यवस्थित था। तो ये बात सही, जो तिलक का होम रूल लीग था ये बेसेंट की तुलना में अधिक व्यवस्थित था। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो केवल 2 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 75 में क्या दिया, मुदिमन समिति का गठन किया गया था। द मुदिमन कमेटी वाज फॉर्म टू, है ना। अब आपको ये बताना है कि मुदिमन समिति का गठन क्यों किया गया था। तो पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए प्रांतीय प्रशासन की प्रकृति की सिफारिश करना। देखिए टू स्टेट, अच्छा ये बी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बी को ही देख लीजिएगा पहले। टू रिकमेंड नेचर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मुदिमन समिति का इससे कोई लेना देना नहीं था, ये फैक्ट गलत हो जाएगा। बंगाल के विभाजन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल, इसके लिए भी नहीं किया गया था। आगे है सांप्रदायिक पुरस्कारों के प्रभाव का अध्ययन करना और उपचारात्मक उपाय सुझाना, ये भी नहीं है ना। देखिए टू सजेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनल अवार्ड्स एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर। फिर आगे दिया इसमें भारत सरकार अधिनियम में दोषों का अध्ययन करना और उन्हें कम करना, यही मुदिमन समिति इसलिए गठित किया गया था। टू स्टडी एंड पिन पॉइंट डिफेक्ट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने कुल 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी जब तक हम लोगों का टॉप 500 क्वेश्चन डन नहीं हो जाता है। यह क्लास आपके यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर हिस्ट्री आती है सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप वीडियो को देखा कीजिए और जहाँ पर आवश्यकता पड़े आप इसका नोट्स भी तैयार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।